तो स्टार्ट है। और मोस्टली ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं है, तो आराम से लिखते हैं, लिखते लिखते बात कर लूँगा। सो डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ऐसे हुए जाएगा। कंफर्टेबल पार्ट है, लिखो मेरे साथ। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट बाइडेंटेड लाइगेंड्स। वी हैव रिटन ऑलरेडी अब मोनोडेंटेड लाइगेंड लिखे हैं हम, बाइडेंटेड लिखते हैं। बाइडेंटेड तो बाइडेंटेड लाइगेंड्स में कैसे आते हैं क्लासिफिकेशंस? अच्छा, दे आर लाइगेंड्स कर दो। जिन्हें ए कहते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड ए एंड ए बी बोलते हैं। मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो समझ में आ जाएगा। ये इथिलीन डायमीन है, आईपीसी है, और एब्रीविएशन से ईएन है। एब्रीविएशन है ईएन, मैंने लिखा नहीं एब्रीविएशन, एक ब्रैकेट दिया तो दूसरा ब्रैकेट भी दिया नहीं। इसे ईएन की तरह लिखे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखा जाएगा ना COEN होल थ्राइस, उस ईएन का मीनिंग समझ लेना। ये पीस 3 है, ये 3 पीस है। सिमिलरली EN किसका है? क्या हुआ? ऑक्सलेट आयन है जिसकी एब्रीविएशन है OX। ये भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। यू कैन वॉच, बीच में से काट दो ना, 2 पीस समान है। ये भी वही है, बीच में से काट दो, 2 पीस समान है। जो रेड मार्क मैंने किया है वो टीथ है, जहाँ से वो बॉन्डिंग कर सकते हैं। आप चाहो तो टीथ को यहाँ से दिखा सकते हो, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, दोनों समान है। आप चाहिए तो चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि बाइडेंटेड का मतलब ये 2 टीथ है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, या आप ये ऑक्सीजन बताइए, ये ऑक्सीजन बताइए तो भी चलेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये दोनों ऑक्सीजन समान है, ये दोनों समान है। सॉरी, इसका नाम है एसिटाइल एसीटोनेट आयन, एब्रीविएशन है ACAC। You can see this is one acetone molecule. Acetone is CH3COCH3. This is one acetyl. So the common name of this one is acetyl acetone. But with 2 CA groups, the central portion becomes highly acidic and releases a proton, thereby develops a negative charge
and we call it as acetyl acetonate ion. What about the teeth? टीथ कहाँ से पता चले? आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखनी होगी. Look at the resonating structures. आप चाहो तो अपने डबल बॉन्ड को ऐसा कर सकते हो, या चाहो उल्टा कर सकते हो. This implies ये है. अब ना ये नेगेटिव चार्ज को मैंने यहाँ से भरा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, नेगेटिव को यहाँ बिठा दो आप. ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है. बीच में नेगेटिव बिठाने का मतलब होता है दोनों ऑप्शन शेयर किए. तो टीथ आप समझ में आया मुझे, ये दोनों ऑप्शन टीथ होगा. मत सोचना है नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज से वो बॉन्ड करेगा. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इस स्ट्रक्चर से मैंने इसकी नाम को बड़ा आराम से डिराइव कर रहा था, acetonate ion. Since this part of the molecule is flanked on both sides by carbonyl groups, this is highly acidic, so it releases a proton very easily. Negative ion, but negative charge is more comfortable in oxygen atom. Structures are more stable than this. We contribute character to the hybrid. Or hybrid looks like bonding site is oxygen only, huh? अच्छा, ये हाइब्रिड है, एसिटाइल एसीटोनेट. एंड देन आई कैन ट्राई वन मोर. This is bipyridine. Abbreviation is BP. ठीक है, ये आपका टीथ है. So they are all symmetrical bidentate. ये सारे symmetrical है. बाइडेंटेड, इन्हें ए आप रिप्रेजेंट करते हो. बीच में से काटने से दोनों समान दिख रहे हैं इसलिए. अब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड की एग्जांपल में एक ही एग्जांपल पढ़ेंगे हम, ग्लाइसिनेट. NH2 CH2 COH. COH कर दूं तो ग्लाइसिन होता है. H+ लॉस हो गया है तो ग्लाइसिनेट है. ये लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये टीथ है, ये टीथ है. इसका नाम है ग्लाइसिनेट आयन. ग्लाइसिनेट आयन, जिसे GLY नाम रखते हैं, एब्रिविएशन है GLY. ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है. कल मैंने आपको समझाया था कि कोई भी बाइडेंटेट लाइगैंड में जो दो टीथ होते हैं, उन दोनों टीथ के बीच मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड की गैप होनी चाहिए. ये अगर एक टीथ है ना, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड, तब जाके ये टीथ काम में लगेगा. हर जगह पे आप यही देख रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड की गैप के साथ दो टीथ आ रहे हैं, फिर वो बाइडेंटेट हो रहा है. बीच में से अगर 2 पार्ट में काटा जा सकता है, वो सिमेट्रिकल है, नहीं तो अनसिमेट्रिकल है. अच्छा, मेरा बाइडेंटेट लाइगैंड खत्म हुआ यहीं पे. नाउ आई पास ऑन टू ट्राइडेंटेट. सर क्या बोले, 3 सिग्मा बॉन्ड्स कॉमन है हर में? हाँ, 3. मैंने तो क्या तेरा ये टीथ है ना, तेरा मान ये टीथ है, तो इस टीथ के बीच 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया गैप. मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड गैप होनी चाहिए, तब जाके वो दो टीथ का इस्तेमाल वो कर सकता है. फॉर एग्जांपल, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, कोई ऐसा ना समझे कि सर हाइड्रोजन भी बाइडेंटेट लाइगैंड है, क्योंकि यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, तो ये टीथ कर दो और ये टीथ कर दो. आपको तो लोन पेयर से बॉन्डिंग होता है, आपको पता है, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता.
क्योंकि दो बॉन्डिंग साइट के बीच, दो टीथ के बीच गैप एक सिग्मा बॉन्ड है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर स्पेस में फिक्स डायरेक्शन में रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो एक नाइट्रोजन अगर यहाँ से बॉन्ड कर लिया, दूसरे नाइट्रोजन को फोल्ड होकर स्पेस में यहाँ आना पड़ता है, इसके लिए गैप काफी लंबा है, एक बॉन्ड से इस गैप को कवर नहीं कर सकते आप, तो मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड की गैप चाहिए, मिनिमम। तो हाइड्रोजन इवन दो डोनर एटम है, 2 लोन पेयर है, बट वो बाइडेंटेड लाइगेंड नहीं है। कहीं आप ऐसा ना सोच बैठो कि जहाँ कहीं भी है तो बाइडेंटेड हो सकता है, ऐसे नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन इन स्पेस, फोल्ड होके आएगा, आके बॉन्ड करेगा, इसलिए फोल्डिंग होने के लिए मिनिमम कुछ एटम्स होनी चाहिए, बाइडेंटेड लाइगेंड। सर तो इसमें के बॉन्ड एंगल कांस्टेंट होता है ऐसा बोल सकते हैं, डिस्टॉर्शन नहीं होता? हाँ, बॉन्ड एंगल तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाइंड होने के बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा ना। सर जैसे कि नॉर्मली बाकी सब केमिकल कंपाउंड्स में जैसे कि थोड़ा चेंज होता है लोन पेयर वगैरह के कारण, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कभी? अच्छा, यहाँ पे वो वाला VSE पेयर थ्योरी, लोन पेयर तो यहाँ नहीं होता है, लोन पेयर नहीं होता, वो वाला सिस्टम नहीं है। लोन पेयर का इम्पैक्ट VSE पेयर से VSE पेयर अप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स में, ऐसी कोई बात नहीं है कि लोन पेयर के इम्पैक्ट से एंगल पे हो रहा होगा, तो कहीं आपको एंगल वाला पार्ट पढ़े नहीं है हम, हो सकता है कॉम्प्लेक्स का एंगल को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट वो वाला है नहीं, लोन पेयर वाला सिस्टम है नहीं है। बॉन्डिंग थोड़ा पढ़ेंगे ना, देखेंगे बॉन्डिंग के अंदर आए तो फिर इस बात को एक बार सोचेंगे, हम तो बॉन्डिंग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स की। चलो, ट्राइडेंटेड लाइगेंड, ट्राइडेंटेड लाइगेंड में है सोच रहा हूँ नाम क्या है, डाइइन कर देता हूँ, डाइइन माने ये डाइइथिलीन ट्राइमीन, इसे डाइइन कहते हैं। ये 3 टीथ वाला लाइगेंड है, इसका 3 टीथ है। सॉरी, ये एक 3 टीथ। नेक्स्ट आता है पॉलीडेंटेड एंड फ्लेक्सीडेंटेड लाइगेंड। पॉलीडेंटेड एंड फ्लेक्सीडेंटेड लाइगेंड, जो पॉलीडेंटेड है वही फ्लेक्सीडेंटेड है। फ्लेक्सीडेंटेड का मीनिंग होता है टीथ चाहे ज़्यादा हो, व्यवहार कम कर सकता है। सॉरी, जैसे ये N CH2 CH2N CH2CO माइनस, ये क्लास मिस मत करना, समझने में प्रॉब्लम होगा तुम्हें, ग्रुप केमिस्ट्री जैसा नहीं है ये। सॉरी, ये टीथ है, ये टीथ है, ये टीथ है, 6 टीथ है इसमें, हेक्साडेंटेड है ये पूरा। इसका नाम इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट है। इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन है। इसे EDTA कहते हैं। 6 टीथ है इसमें। इट कैन यूज 6 और 4 बॉन्डिंग साइट्स। to form complex. एक और ऐसी लाइगेंड है, अच्छा वो बाद में दिखाता हूँ, तो समझने में डिफिकल्टी। नेक्स्ट एम्बिडेंटेड लाइगेंड है। एक और मन में था मेरा, मैं दिखा दूंगा, बाद में दिखाऊंगा।
अभी समझना डिफिकल्ट हो सकता है। एम्बीडेंटेड लाइगेंड, इन लाइगेंड्स में भी 2 टीथ होते हैं बट दे कैन यूज ओनली वन एट ए टाइम, इसलिए उसे बाइडेंटेड नहीं बोलते हैं। एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स also have 2 teeth but can use only one at a time. Example: nitrite, thiocyanate, cyanide, thiosulfate आदि। नाइट्रेट की बात करूँ तो नाइट्रेट ऐसा बना सकता है, ये कॉम्प्लेक्स करें ना, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मेटल हो सकता है एन से बॉन्ड कर ले पूरा, ऐसा बॉन्ड कर ले, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा बॉन्ड करें, ओ से बॉन्ड करें, उसमें 2 बॉन्डिंग साइट है, एन भी बॉन्डिंग साइट होता है, ओ भी बॉन्डिंग साइट होता है। फॉर्मल चार्ज दिखाना पड़ेगा, न्यूट्रल नहीं होगा नहीं तो। एन वाले लोन पेयर से कर लेगा वो। मेटल की तरफ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेकिंग के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। लाइगेंड अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डालता है मेटल की ऑर्बिटल में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है मेटल और लाइगेंड के बीच, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप इस बात को दूसरे लाइगेंड में भी दिखा सकते हैं, जैसे साइनाइड हो तो मेटल Nc, मेटल Cn भी हो सकता है, C से ही बॉन्ड कर सकता है, N से ही बॉन्ड कर सकता है। ये एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स होते हैं। नेक्स्ट वन, ब्रिजिंग लाइगेंड्स। ये लाइगेंड्स भी 2 बॉन्ड बनाते हैं बट 2 डिफरेंट मेटल के साथ बनाते हैं। साइमल्टेनियसली 2 बॉन्ड बनाएंगे बट नॉट विद ए सिंगल मेटल। सिंगल मेटल के साथ 2 बॉन्ड ना बनाने की वजह से उन्हें कभी बाइडेंटेड नहीं बोलते हैं। दिस लाइगेंड्स form 2 bonds with 2 separate metal atoms. और एटम्स भी हो सकता है, आयंस और एटम्स। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म ए ब्रिज। सर Cn माइनस से एक बार स्ट्रक्चर दिखाएंगे? Cn माइनस का स्ट्रक्चर? यस सर। ये लोन पेयर तेरा यहाँ भी है, यहाँ है लोन पेयर पूरा, और यहाँ भी है। नेगेटिव चार्ज की वजह से तो लोन पेयर है ही। माने तू अगर बोलेगा इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाओ ना, मैं ऐसे दिखा के छोड़ दूंगा बस। अब तू जो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जाएगा, ये साइड फॉर्मल चार्ज 0 ले लेगा, 0 फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जाएगा तो ये साइड 0 फॉर्मल चार्ज ले लेगा, ये साइड ले लेगा तेरा 1 फॉर्मल चार्ज ले लेगा, -1 फॉर्मल चार्ज। तो 2 लोन पेयर दोनों एंड में है, तो कोई भी लोन पेयर वो किसी को डोनेट कर सकता है, इसलिए दोनों एंड टूथ की तरह काम करते हैं। सुनो, जिन बच्चों को उल्टा हो जाता है नहीं, अकेले एक मिनट, जिन बच्चों को फॉर्मल चार्ज थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मैं खाली एक लाइन बता दूं। डू यू थिंक दिस इज करेक्ट राइटिंग? नो, वी आर सो यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ राइटिंग दैट वी डोंट बॉदर अबाउट एनी रूल्स, वी ऑलवेज राइट इट OH माइनस।
or else we say it's wrong. Similarly, do you think this is good, this is right writing? No, it must be C minus. It appears to me as if acetylene has lost its proton. But the charges we assign to these atoms are called as formal charges, and they can be assigned following certain rules. But sometimes we are so used to these things कि हम रूल पे बात ही नहीं करते हैं. यहाँ मैं उन रूल की बात कर रहा हूँ. How could you know that here is a negative charge? मैं फॉर्मल चार्ज के रूल कैलकुलेट कर लूँगा, इलेक्ट्रॉन पेयर से कैलकुलेट करके समझ जाऊँगा. ठीक उसी तरीके से नाइट्रेट ये NO2 कैसे दिखेगा देखिएगा. N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, O. इलेक्ट्रॉन दिखाओ. 1 2 1 1 2 3 पेयर. तो किसी भी एंड में दे सकता है. रेजोनेंस की चलते ये दोनों एंड समान है. बीच वाला एंड चार्ज असाइन करोगे तो -1 फॉर्मल चार्ज. बाकी तो जीरो है, जीरो फॉर्मल चार्ज. ये भी जीरो है. तुझे बॉन्ड करना हो तो लोन पेयर से बॉन्ड करना है तो कहीं से कर लूं मैं. ठीक है. हेलो, in other words they form a bridge between two bonded atoms, between two metal atoms. जैसे हाइड्रोक्साइड, NH2 माइनस और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल यही दोनों आप पढ़ोगे, ऐसे ज़्यादा लगेगा ही नहीं आपको. कहते हैं मैंने तरह तरह की लाइगेंड को क्लासिफाई किया. एम्बिडेंटेड, फ्लेक्सिडेंटेड, ट्राइडेंटेड, बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड. पिछले क्लास में मोनोडेंटेड हुआ था. बाइडेंटेड का सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल. आगे बढ़ के ट्राइडेंटेड, फ्लेक्सिडेंटेड, इनको हम कभी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्लासिफाई करना उचित नहीं समझे क्योंकि लगता भी ज़्यादा नहीं है. मेरा एक खत्म हुआ. क्लासिफिकेशन खत्म होने के बाद अब हम अभी तक कॉम्प्लेक्स क्या है पढ़े हैं. कॉम्प्लेक्स वो है जहाँ मेटल अपनी सेकेंडरी वैलेंसी का इस्तेमाल करता है. आपको मेरी आवाज़ पूरा ठीक आ रही है ना? यस सर. हाँ सर. हाँ, तो मेरा थोड़ा फैन जोर से घूम रहा है, हो सकता है नॉइज की तरह आ रहा हो तो बंद कर दूंगा, नहीं कर. अच्छा सुनो, तो क्या हो रहा है ना. हाँ, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं जब मेटल अपनी सेकेंडरी वैलेंसी का इस्तेमाल करता है. सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या है? जहाँ कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन आके अपनी लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बाइंड होते हैं. ये बॉन्ड पूरा कोवलेंट बॉन्ड है. बिसाइड्स दिस बॉन्ड मेटल के पास कुछ चार्जेस हो सकता है, पॉजिटिव चार्जेस, जिनको न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव आयन तो चाहिए ही चाहिए. जो नेगेटिव आयन आके मेटल की इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बाइंड होते हैं, नेगेटिव आयन आके मेटल की पॉजिटिव चार्ज, उन्हें उसको हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी. जो आके सेकेंडरी वैलेंसी पे लगते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स. अब हम लाइगेंड्स के बारे में पढ़ें. अब हम आईपीसी नेमिंग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स की. कॉम्प्लेक्स की आईपीसी नेमिंग का टेक्स्ट उतना नहीं है जितनी ऑर्गेनिक का है. रीजन बहुत सिंपल है. ऑर्गेनिक में डाइवर्सन बहुत ज़्यादा है, तरह तरह के कंपाउंड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट हो जाता है. यहाँ ऐसी कोई ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है. आप मेरे साथ लिखना शुरू करो. आईपीसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. अब इस पे क्या है थोड़ा सा मैं समझा, 4-5 लाइन समझा तो फिर लिखेंगे. पहला लाइन क्या है? We name the complexes in a very similar way as we name simple compounds. Like we never say acetate sodium even though we have written that. We always say sodium acetate. So this is customary to write, to tell the name of positive part first.
We don't care for this kind of things when we write sodium chloride or potassium bromide. See, by default, we are saying the positive part, name of the positive part first. But when we come to this compound, we see the difference. Instead of saying acetate sodium, I said sodium acetate. The similar pattern will be followed in complexes. Always the positive part will be named first, followed by the negative part. Positive first, negative next. Now, rules are applicable only to the complex part, not to the simple part, that is the square bracket part. Those complexes are sometimes not written using square bracket. जैसे पोटाशियम फेरोसाइनाइड के 4 एफिशिएंसीज, मैं नेमिंग करने से रूल यही अप्लाई करूंगा, यहाँ रूल अप्लाई नहीं करूंगा, ये तो पॉजिटिव पार्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट तो यही है, स्क्वायर ब्रैकेट पे रूल अप्लाई होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या रूल है? तो इफ आई एम गोइंग टू टेल यू कि डाई ट्राई टेट्रा आदि यूज होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ये यहाँ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, है तो कॉम्प्लेक्स की बाहर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कभी नहीं बोला डाई पोटेशियम सल्फेट, कहाँ बोल, तो पोटेशियम सल्फेट बोलता हूँ। आयनिक कंपाउंड की नेमिंग में डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड की नेमिंग में पॉजिटिव पहले बोला जाता है, बाद में नेगेटिव बोला जाता है, डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप भी वही करोगे, इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करने के समय पहले पॉजिटिव पार्ट बोल दोगे, फिर नेगेटिव पार्ट बोलोगे। और पॉजिटिव पार्ट में 4 पोटेशियम है तो है, हम टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलने वाले, हम पोटेशियम ही बोलेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स ऐसा है CONH3 होल 6Cl3, तो आपको दिख रहा है ये नेगेटिव आयन है क्लोराइड, तो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट पक्का पॉजिटिव होगा। तो नेमिंग करने के समय पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट को नेमिंग करूंगा क्योंकि पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव की तरफ जाऊंगा नेमिंग करने। नेगेटिव तरफ भी जाकर देखा है वो तो यार सिंपल आयन है, वो तो स्क्वायर ब्रैकेट बाहर सिंपल आयन पड़ा है, तो उसके लिए डाई ट्राई नहीं लगेगा, क्योंकि 3 होने से क्या होता है, डाई ट्राई लगेगा लाइगेंड्स के लिए। अभी आऊंगा डाई ट्राई बोलने के लिए। अब जब स्क्वायर ब्रैकेट नेमिंग हो रही है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो लाइगेंड्स है उनकी मल्टीपल्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइगेंड्स आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग मल्टीप्लाइंग एफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इत्यादि। ऑर्गेनिक लाइगेंड्स हो तो डाई ट्राई के बदले में बिस्ट्रिस यूज होता है। जैसे मानो ये अमोनिया की जगह पे मिथाइलामीन होता है, लाइगेंड मानो मिथाइलामीन है और ये बाहर 6 लिखा गया है क्रोमियम के साथ, तो मैं बोलता हेक्सा मिथिलिन अमीनोमिथेन। तो ये जो हेक्सा है, ये डाई ट्राई टेट्रा, ये सारी चीजें यूज होते हैं इनऑर्गेनिक लाइगेंड्स के लिए। ऑर्गेनिक लाइगेंड्स आते ही डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं होगा, बल्कि बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस ऐसा यूज होता है ऑर्गेनिक लाइगेंड। ये बहुत सेफ आइडिया है। सेफ आइडिया क्यों है? मानो आपने मुझे एक कंपाउंड दिया है, जैसे ये कंपाउंड सोच लो, ये लाइगेंड, ये लाइगेंड, मानो ये लाइगेंड कहीं 2 पीस है, 2 पीस, और अगर सामने आप डाई लगा दिए स्ट्रेट, जैसे आप लगाते हैं डाई क्लोरो, डाई ब्रोमो करते हैं, वैसे कर लिए, डाई क्लोरिड बोला जाता है। तो डाई इथेन 1,2 डाइमीन करेंगे ना, बस कंफ्यूजन किसी को भी हो जाएगा, वो डाई इथेन समझेगा इसे, फिर डाइमीन को अलग समझेगा। डाई इथेन 1,2 डाइमीन, तो मैं तो डाई इथेन समझ जाऊंगा ना, जैसे डाइमीन समझ रहा हूँ। इसलिए ऑर्गेनिक लाइगेंड में कंफ्यूजन को हटाने के लिए डाई ट्राई का इस्तेमाल हम नहीं करते, बिस्ट्रिस इस्तेमाल करते हैं। अब रहा लाइगेंड्स को नेमिंग कैसे करोगे। नेमिंग को हम डिराइव करेंगे, बट पहले मैंने इतना लिख लूँ, फिर मैं लिखता हूँ, फिर समझाते हुए लिखूँ। रूल्स थोड़ा लिखा देता हूँ छोटे करके। लिखे मेरे साथ।
कोई भी कॉम्प्लेक्स नेमिंग करने के समय लाइगैंड की नेम पहले लिखा जाता है, फिर जाके मेटल का नाम लिखा जाता है। अब लाइगैंड की नेम में वो डाइट्राई तो लिखूंगा, बट लाइगैंड की नेम कैसे डिराइव किया जाता है अब पहले लिखता हूँ। न्यूट्रल लाइगैंड्स are named by special naming. Like water, ये aqua, ammonia, ये amine, डबल एम स्पेलिंग है अमीन में, ये कार्बोनाइल। न्यूट्रल लाइगैंड स्पेशल नेमिंग है। ये पिरिडीन, ये नाइट्रोसिल, कार्बोनाइल की तरह नाइट्रोसिल। ये इथेन 1,2-डाइमीन, ठीक है। ऐसे बाइपिरिडिन ऊपर भी किया है, दोबारा लिखा नहीं। नेगेटिव लाइगैंड्स के नाम को डिराइव करते हैं हम, लिखिए मेरे साथ और समझते रहिएगा ठीक से। नेम्स ऑफ नेगेटिव लाइगैंड्स आर डिराइव्ड by changing the suffix as follows. IDE changes to IDO. ITE changes to ITO. ATE changes to ATO. जैसे एग्जाम्पल लिखिए, नेमिंग है क्लोरिडो, क्लोराइड था ना आईडीई, तो क्लोरिडो हुआ। हाइड्रोक्सिडो, आईडी था हाइड्रोक्साइड। ऑक्सालैक्टो, ऑक्सालेट था ना, एटीई हो रहा था तो एटीओ हो गया। नाइट्रिटो, नाइट्राइट था, आईटीई था तो आईटीओ हो गया। ऐसे होता है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिखा दिया आपको, ये ऐसे मॉडिफाई करके उनके नाम को डिराइव करना है। पॉजिटिव लाइगैंड की नाम ईएम लग के होता है, यूज नहीं होता ज्यादा, बट फिर भी होता, तो लिख देता हूं। पॉजिटिव लाइगैंड्स are named by using suffix em, IUM। जैसे हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजन से नाम बना हाइड्रोजीनियम। लाइगैंड के नाम बन गया। अब मल्टीप्लाइंग एफिक्स लिखूंगा। हाँ,
लाइगैंड की नेमिंग के बारे में खत्म हुआ पॉइंट मेरा। मल्टीप्लाइंग एफिक्स है, लाइगैंड अगर 2-3 बार रिपीट हुआ तो डाइट्राई लिखोगे, ऑर्गेनिक लाइगैंड हो तो डिस्ट्रिस लिखोगे, बस इतना ही लिखोगे। इसे मल्टीप्लाइंग एफिक्स कहते हैं, मल्टीप्लाइंग एफिक्सेस, डाई, ट्राई etc. are used for inorganic ligands. Are used लिख देता हूँ ना, understood. For organic ligands, bistris are used. Bistris etc. हो गया, बिस्ट्रिस हो गया, डाइट्राई हो गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल इज नेम्ड, मेटल, अब मेटल लाइगैंड नहीं, मेटल इज नेम्ड by using suffix ate when the metal is a part of negative complex ion. When the metal is a part of negative complex ion, जैसे एग्जाम्पल argentate, निकेलेट, ऐसा लिखना पड़ता है। मेटल अगर नेगेटिव आयन का पार्ट होगा तो मेटल के पीछे सफिक्स लगाना पड़ता है एटी। पॉजिटिव पार्ट हो तो कोई बात ही नहीं है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। पॉजिटिव हो तो आप बोलोगे सिल्वर, निकेल, ऐसा बोल रहे। अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में दिखाना पड़ेगा। Shown in bracket using Roman numeral. यूज करूंगा तो समझ में आ जाएगा ज्यादा, मैंने वो डबल आई ट्रिपल आई ये सब लिखना पड़ेगा, बट यूज करूँ तो ज्यादा बेहतर दिखेगा। लाइगेंड्स के सामने म्यू लगता है, प्रीफिक्स म्यू इज यूज्ड before bridging ligand. Fixed mu is used before bridging ligands. अब एग्जांपल करते हैं, चलो यूज होगा म्यू। हाँ इफेक्ट्स क्या है? म्यू। हाँ म्यू 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 अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो, ऐसा बोलना पड़ता है। अब देखते हैं, एग्जांपल करते हैं। आप कोशिश करो, फिर मैं बोलूंगा। रूल पढ़ो पहले पूरा। चलो आप कोशिश करो, मैं बैठा हूं, आप कोशिश करो।
बोलोगे आप? हाँ, सर पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट या 3। वही हो। पोटेशियम पहले आप पॉजिटिव पार्ट बोल दिए, उस पर आपको भी स्ट्रेस यूज नहीं करना है क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। इसके बाद ट्राई ऑक्सालैक्टो, ऑक्सालेट को ऑक्सालैक्टो बोलना पड़ेगा, लेकिन ट्राई ने ट्रिस बोलना ज़्यादा उचित है बिकॉज ये ऑर्गेनिक ओरिजिन है। लेकिन कुछ किताबें ना इसे सच में ट्राई लिखते हैं, बट मैं इसे ट्रिस लिखूंगा क्योंकि ऑर्गेनिक ओरिजिन है ये। साथ एनसीईआरटी पे ट्राई लिखता है। किसी ऑप्शन के अंदर ट्राई और ट्रिस नहीं होगा, दो तो कभी नहीं देगा। मैंने ऑक्जेलिक एसिड तो ऑर्गेनिक ना, ऑर्गेनिक ओरिजिन होने से ट्रिस लिखना ज़्यादा ठीक है, तो मैं ट्रिस लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी ने साथ इसे ट्राई लिखा है, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ। पोटेशियम, इस पर कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ, 3 पोटेशियम होने के बावजूद आप खाली पोटेशियम लिखे। पोटेशियम सेपरेट वर्ड, यही वर्ड गैप हो गया, इसके बाद कोई और वर्ड गैप नहीं रहेगा। ट्रिस ऑक्सालैक्टो, ऑर्गेनिक लाइगेंड आता है, ब्रैकेट करना पड़ता है मुझे। कौन सा पीस ट्रिस है वो दिखा रही है, एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। ये रोमन न्यूमरल की बात करता था और एल्यूमिनेट की बात करता था। 80 है, 80। सिंस तेरा स्क्वायर ब्रैकेट नेगेटिव है तो मेटल के नाम के पीछे 80 लगा, एल्यूमिनियम के पीछे 80 लगा तो एल्यूमिनेट हुआ। चलो नेक्स्ट बोलो। तो वो बाय एलिमिनेट नहीं होगा सर, एल तो 2 बार होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं सर, समझ गए सर, समझ गए। ठीक है। अच्छा बोलो, नाम बोलो। कार्बोक्साइल इथिलीन डायमाइन। हाँ, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट, कोई वर्ड गैप नहीं है। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3। आयन, आपको आयन वर्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है। ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 आयन। चलो अब बताओ। यहाँ भी अल्फाबेटिकल लिस्टिंग करना पड़ता है। हाँ 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 हाँ, एकदम अल्फाबेटिकल यूज करना पड़ता है, अल्फाबेटिकल होता है। ओके सर। तो क्या हुआ नाम, पेंटा अमीन। 5 अमोनिया है, पेंटा फिर अमीन, 2 A 2 M हुआ स्पेलिंग में, पेंटा अमीन। क्लोरिडो लाइगेंड है ना अंदर, तो क्लोरिडो। कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है।
ये खत्म हुआ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन था, क्लोरिडो लिखे आप, पेंटामिन, कोबाल्ट 3। स्क्वायर ब्रैकेट की बाहर जो है उसे खाली क्लोराइड लिख के छोड़ देंगे आप। सिंस ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो मेटल के पीछे कोई एटी नहीं लग रहा है। नहीं तो मुझे एटी लगाना पड़ता है, जैसे ऊपर लगा है एल्यूमिनियम के पास। स्क्वायर ब्रैकेट अगर नेगेटिव हो तो मेटल के पीछे एटी लगता है। मैंने सिंपल मेटल के नाम लिखा और लास्ट में तो जो है सिंपल आयन है, ये तो कोई लाइगैंड नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट की बाहर है तो सिंपल आयन है, जैसे सोडियम क्लोराइड है वैसे ये क्लोराइड है, तो आप क्लोराइड लिख दिए। चलो नेक्स्ट बनाओ। बोलो। फिर PtCl4 भी वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हाँ, अभी मैंने ऐसी कॉम्प्लेक्स दिया है जिसका दोनों पार्ट कोऑर्डिनेशन है, कैटायन भी कोऑर्डिनेशन है, एनायन भी। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि कोई एक सिंपल रहेगा ही। अब कैटायन भी कोऑर्डिनेशन है, एनायन भी कोऑर्डिनेशन है। टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 और टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट। ठीक है, लास्ट खाली 2 बोलना भूल गया, बाकी सब ठीक था पूरा। टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2, टेट्रा एक सेपरेट वर्ड है, मैं जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट 2, बस। हाँ तो ठीक है ना, ऐसा लिखोगे आप, एक कॉम्प्लेक्स दूसरा भी तो कॉम्प्लेक्स है। टेट्रामीन प्लैटिनम 2, टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट 2। अब ना मैं तुम्हें नाम दे रहा हूँ, तुम स्ट्रक्चर लिखना, उल्टा कर देता हूँ, साइड में नाम देता हूँ, तुम यहाँ स्ट्रक्चर लिखना। ट्रिस इथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट क्रोमियम 3 सल्फेट। चलो स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर आप लिखो। ब्रैकेट में Cr, फिर En3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 और फिर SO4 होता है। हाँ, ये जो है ना आयन, ये 3+ है, क्योंकि ट्रिस इथेन 1,2 डाइमीन क्रोमियम 3 में जोड़ोगे तो ये तो न्यूट्रल लाइगेंड है, तो तुम्हारा आयन 3+ हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और सल्फेट तुम्हारा -2 है। आप सीधा नहीं जो लिख सकते, इसको क्रिस क्रॉस करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो न्यूट्रल नहीं आएगा। जैसे आप जब नाम बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक कैटायन पार्ट एक एनायन पार्ट लिख रहे हो, लेकिन आपने तो ये 3 के बारे में कुछ नहीं लिखा है ना, वो तो अंडरस्टूड है। कहाँ से अंडरस्टूड हो जाता है? इस ऑक्सीडेशन स्टेट से।
ये ऑक्सीडेशन स्टेट बता देगा इसकी पूरी चार्ज कितनी है। इस चार्ज को देख के मैं समझ जाऊंगा ये K3 है। ठीक उसी तरीके से यहाँ ये कटायन है, एक एनायन है। आपको क्रिस क्रॉस करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इंश्योर करना पड़ता है। यहाँ भी आप वही किए थे, ये 3- है, ये K+ है, तो क्रिस क्रॉस किए तो K3 हो गया था, तो इसलिए K3 लिखना नहीं पड़ा मुझे, ट्राइपोटेशियम ऐसा लिखना नहीं पड़ा था। ठीक उस तरीके से यहाँ भी करूँगा, तो इसका आंसर हुआ Cr En की होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट 2 SO4 होल थ्राइस, वो 2 3 ये सब लिखा नहीं जा रहा है नेमिंग में, अंडरस्टूड है, ऐसे होते हैं। ठीक है, अच्छा वन मोर, दिस कैन बी डेंजरस, तो भाई गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। N CH3 होल 4 N प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2 ZnCl4 2 माइनस। मैं अगर वो प्लस माइनस ना दिखाऊं तो भी चलेगा, नहीं दिखाता हूं नहीं तो मैं बता दूंगा क्यों यहाँ दिखाना जरूरी था, और यहाँ ना दिखाऊं तो भी चलेगा, क्यों बता दूंगा। पहले आप कोशिश करें, मैं आपको 3 मिनट पहले छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे दूसरे टीम्स पे जाना है, फिर 6 बजे वो क्लास है। सर पहला वाला ब्रैकेट भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है? नहीं है, पहला वाला नहीं है। ये मैं दिखाना चाहता था कि हर स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ मेटल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, यहाँ कॉम्प्लेक्स की रूल लागू नहीं होगा, नहीं लागू होगा। रीजन इज बिकॉज, सुनो, ये है एमोनियम सल्फेट, हाँ ठीक है, एमोनियम में जो 4H है, अगर उन 4H को मैं 4 मिथाइल से सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या मैं ऐसा नहीं लिखूंगा? और ये अगर सल्फेट बना है तो क्या मुझे ऐसा नहीं लिखना है इसे? ये 4H के बदले में जब मैंने 4 मिथाइल लाया तो मुझे एक ब्रैकेट यूज करना पड़ा था। अब ऐसा अगर 2 पीस हो गया तो फिर तो हायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। इसका मीनिंग थोड़ी है कि कॉम्प्लेक्स हो गया है ये, इसमें तो मेटल है ही नहीं, तो ये पार्ट कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। जैसे अमोनियम सल्फेट वैसा टेट्रामिथाइल अमोनियम सल्फेट, वैसा ये भी टेट्रामिथाइल अमोनियम ही बोला जाएगा। यहाँ कोई रूल नहीं लागू हो रहा है कॉम्प्लेक्स की, हाँ कॉम्प्लेक्स की रूल इस पार्ट में लागू हो रहा है। टेट्राक्लोरिडो जिंकेट, क्योंकि नेगेटिव पार्ट है जिंकेट बोलूंगा, जिंक तुम्हारा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो 2 बोल दूंगा। इस पे क्या था, प्लैटिनम एक ऐसी मेटल है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर मैं ना बोलूँ ना ये दोनों चार्ज, कोई स्टूडेंट अगर इसे गलती से 3 ले लिया, 3+3- तो भी तो न्यूट्रल है। मेटल तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इनमें मैंने कहीं चार्ज नहीं बोला था आपको, इनमें कोई चार्ज नहीं बोला था मैंने आपको, क्योंकि अंडरस्टूड था। इसमें मुझे बोलना पड़ा क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स होने से यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, आप कैसे समझोगे? कोई 3 ले ले, कोई 4 ले ले, बोलेगा सर दोनों 4 है, एकदम 4 होता है प्लैटिनम, तभी तो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ भी प्लैटिनम +4, यहाँ भी प्लैटिनम +4, इसलिए मुझे चार्ज यहाँ दिखाना पड़ा, बट यहाँ दिखाना नहीं पड़ रहा है बिकॉज जिंक हमेशा +2 है, जिंक का कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, तो उस बारे में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसे नाम ऐसा बना टेट्रामिथाइल अमोनियम, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर कॉम्प्लेक्स का पार्ट स्टार्ट हुआ, टेट्राक्लोरिडो जिंकेट 2, रोमन न्यूमेरल में 2,
चलो मैं आपको यही छोड़ूंगा क्योंकि मुझे दूसरे बैच में एंटर करना है। ये हम लोग जो बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, वो सब भी क्या कॉम्प्लेक्स है या वो हाँ, नॉर्मल है? सोडियम जिंकेट का मतलब जैसा, Na2ZnO3। अच्छा अच्छा, हाँ कॉम्प्लेक्स है, एल्यूमिनेट तो कॉम्प्लेक्स है, हाँ कॉम्प्लेक्स है, दिखा दूंगा, रुक नेक्स्ट क्लास में याद दिलाएगा, दिखा दूंगा। एल्यूमिनेट कॉम्प्लेक्स तूने कहाँ देखा था पता है? देखा था प्यूरिफिकेशन, बेयर्स प्रोसेस पे देखा था, NaAlO2 वो कॉम्प्लेक्स है। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं छोड़ रहा हूँ आज के लिए आपको, मुझे और इसमें एंटर करना है। बाय। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू।